हेलो लिटिल वंस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। हमने 3.1 में क्या किया था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही था, उसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उसी के सॉल्यूशन निकाल रहे थे, लेकिन हम ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे थे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड किया था हमने जब हम दो इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, फिर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कोइंसिडेंट लाइंस आ जाती थी, तो वो उसका सोल्यूशन था। पर ग्राफिकल मेथड हर टाइप के सोल्यूशन के लिए कन्वीनियंट नहीं है। ये हमारे पास तभी इजी रहता है जैसे हमारे पास इंटीजर्स हो, नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, -3 2 -2 -1 0 1 2 3। ये मेथड तभी कन्वीनियंट था ना हमारे लिए। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसी वैल्यूज लेट करो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इंटीजर ही आए, मतलब डेसिमल में अवॉइड करते थे, क्योंकि ग्राफ्स में प्लॉट करने में दिक्कत आती है। भी ऐसा तो है नहीं सिर्फ डेसिमल, हमारे पास इरेशनल कोऑर्डिनेट्स भी आ सकते हैं, जैसे √2 √3, या फिर फ्रैक्शन में जैसे 4/13 7/19, या फिर 2.36, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए, इजी नहीं है। इसलिए हम एल्जेब्रिक मेथड्स पढ़ेंगे कि बिना ग्राफ के हम कैसे सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये एल्जेब्रिक मेथड्स में से फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एग्जाम में भी जब भी आपने कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो देखो मेंशन किया होगा कि कौन सा मेथड है। अगर तो मेंशन किया हुआ है तो वही मेथड यूज करना है, अगर मेंशन नहीं यूज किया हुआ तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस में से हम कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड इक्वेशन उठा रही हूँ यहाँ पे, x+2y = 3। अब इस इक्वेशन में मैंने क्या करना है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में निकालनी है। इस इक्वेशन से x को मैं 3 - 2y लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। हमने क्या करना होता है कि इन दोनों में से एक इक्वेशन लो और उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिख दो। जैसे मैंने ये सेकंड इक्वेशन ली और ये लिख दिया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दूंगी। ये इक्वेशन हमारे पास फ्रॉम 2 से आई है। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है वो मैं 1 में पुट कर दूंगी, पुट इन 1, या फिर ऐसे लिख दो पुट x इन 1। ठीक है, जिस इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है उस इक्वेशन में नहीं पुट करना, दूसरी वाली में पुट करना है। ठीक है, तो 7 ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3 - 2y - 15y = 2। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 7 3 जार 21 -7 2 जार 14, y साथ में -15y = 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। -14y -15y इज -29y = 2। इधर 21 प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो 2 - 21 इज -19। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम 3 में पुट कर देंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो पुट y इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 क्या था, x = 3 - 2y। x = 3 - 2 टाइम्स ऑफ y क्या है, 19/29। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 3 - 2 × 19 इज 38/29। इसके एलसीएम लो, तो 29 × 3 कितना आएगा,
87 माइनस 38 अपॉन 29, ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 49 अपॉन 29, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, x की वैल्यू। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू, ठीक है। यही बोला था इन्होंने सॉल्व करना, x और y निकालो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो फिर दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। हमने दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ली, उसमें से हमने एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में लिखा, फिर जो इक्वेशन नहीं ली थी उसमें पुट कर दिया, वहां से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वेरिएबल को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया ताकि x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। क्लियर? अब हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे? x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की ये और y की ये। अगर हम x और y को इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर हमारे पास यही आंसर आ रहा है तो मतलब हमारा सोल्यूशन ठीक है। करें वेरिफिकेशन, वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 19/29 और x क्या आया था, 49/29, ठीक है। इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी 7x माइनस 15y, 7 इंटू एक्स माइनस 15y, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करके 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो। 49 इंटू 7, 7 9 जार 63, 7 4 जार 28, तो 34, ठीक है। 343 माइनस 15 इंटू 19, मल्टीप्लाई करेंगे 285, ठीक है। इनकी सब्ट्रैक्शन करो, इज इक्वल टू 58/29, ठीक है। अब 29 टू जार 58, ठीक है। ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपको बताया है कि कैसे वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो उन्होंने बोला नहीं था कि वेरीफाई करो, उन्होंने सिंपली सॉल्व बोला था, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। आया समझ में? तो वैसे ही अगर हमने वेरीफाई करना है तो एक इक्वेशन में है, तो सेम आप एक्स और वाई को सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर लेना और वही आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू सही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या किया है, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी, उसको हमने इक्वेशन में भी लिखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। रीड करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है, वो अपनी डॉटर को बोलता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स था, ठीक है। यही बोला, आई वॉज 7 times as old as you were then। लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एस, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल लेट कर लो और उसकी डॉटर का लेट कर लो कि उसकी डॉटर की एज है टी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कि आफ्ताब की एज 7 years पहले, आज उसकी एज एस है, तो 7 years पहले उसमें से 7 माइनस कर देंगे। अपनी डॉटर से वो 7 टाइम्स है, उसकी डॉटर की 7 years पहले t-7 होगी और कितने टाइम्स है वो अपनी डॉटर की एज के 7 टाइम्स, ठीक है। अब बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद s+3 इज इक्वल टू आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि 3 साल बाद उसकी डॉटर की एज भी कितनी हो जाएगी, t+3। वो बोल रहा है कि 3 साल बाद जितनी तुम्हारी एज होगी
मेरी एज उससे 3 टाइम्स होगी। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आया समझ? ठीक है। अब इनको रीअरेंज करके लिख देंगे। पहले s-7 एज इट इज, ये 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। s-7 इज इक्वल टू 70 माइनस 49। ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो s-70 इज इक्वल टू -49 प्लस 7। ठीक है। s-70 इज इक्वल टू -42। अब नेगेटिव इधर जाएगा तो हम इसको 70 माइनस s इज इक्वल टू 42 लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब दूसरी देखो, s+3, इधर 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3t प्लस 9। s+3 इज इक्वल टू 3t प्लस 9, यही बनेगा। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो s-3t इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज 6। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन से हम फ्रॉम सेकेंड, इससे हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी? 6 प्लस 3t। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अभी इस s की वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो पुट s इन 1। ठीक है। देखो 70 माइनस, यहाँ पे s था, s की जगह पे क्या लिख देंगे? 6 प्लस 3t। ठीक है। ये किसके बराबर है? 42 के। इसको सॉल्व करो। 70 माइनस 6 माइनस 3t इज इक्वल टू 42। 70 माइनस 3t इज 40। 42 प्लस 6 इज 48। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 12। ठीक है। अब इस t को हमने किस में पुट करना है? इक्वेशन 3 में, ताकि s की वैल्यू आ जाए। पुट t इन 3। s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू t मीन्स 12। ठीक है। 6 प्लस 3 12 आर 36। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 42। ठीक है। s क्या था हमारे पास? आफताब की एज। t क्या था? उसकी डॉटर की एज। ठीक है। यही निकालना था हमने। देखो, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली लिख दिया एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। क्लियर? अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। कैसे करोगे? कि जो हमारे पास s की वैल्यू है और t की वैल्यू है, इनको इक्वेशन 1 और 2 में पुट करो। अगर राइट हैंड साइड वाला आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया? कि दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो, एक इक्वेशन जो लोगे उसके एक वेरिएबल को दूसरे में रिप्रेजेंट करना है। फिर जो इक्वेशन बनी है उससे एक वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन नहीं ली उसमें पुट करो। फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसे जो हमने थर्ड इक्वेशन माना था, एक वेरिएबल को दूसरे में रिप्रेजेंट किया था, उसमें पुट करो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर? चलो आगे देखो। सिक्स्थ एग्जाम्पल। इन अ शॉप the cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is 18. Find the cost of pencil and eraser. ठीक है। अब देखो, पहले तो ये ले लो कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज x, कि एक पेंसिल की हमने कॉस्ट ले ली x। फिर एक इरेजर की y। ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन तो बना सकते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। 9 रुपीज। फिर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है। ये सेकंड।
अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ले लो इस बार, फ्रॉम 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, और x की वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 2 में पुट कर दो, तो 4, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये 2 से और 4 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 2 9 जार 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब प्लस 6y और माइनस 6y कैंसिल, तो 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास स्पेसिफिकली y की कोई वैल्यू नहीं आई, y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई, ठीक है। अगर y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई, तो अगर हम थर्ड में नहीं कुछ पुट कर सकते, तो x की भी स्पेसिफिक नहीं आएगी, ठीक है। यही मतलब हुआ ना। अब हमारे पास ना y की वैल्यू है स्पेसिफिक कोई, ना x की है। ये हमारे पास क्यों आया है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। याद करो, आपको 3.1 में बताया था कि अगर हमारे पास इक्वलेंट इक्वेशंस हों, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये इक्वलेंट नहीं है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं तो यही इक्वेशन बन जाएगी। अगर वो इक्वलेंट है तो वो डिपेंडेंट होंगी, अगर डिपेंडेंट है तो कोइंसिडेंट होंगी, कंसिस्टेंट है। ये कोइंसिडेंट का केस है हमारे पास, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हम निकाल नहीं सकते। आया समझ में। एक बार रिपीट करती हूँ, इसमें हमारे पास ये सिचुएशन क्यों आई है, क्योंकि ये इक्वेशन थी जो ये इक्वलेंट है, इसको हम अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, यही बचेगा। अगर 2 और 18 कैंसिल कर दें तो इज इक्वल टू 9। ये और ये इक्वेशन सेम नहीं होगी, सेम होगी ना 1 और 2, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 रेल्स, अब रेल्स मतलब यहाँ पे रेलवे ट्रैक की बात हो रही है कि एक पटरी है ये और एक ये, उनको हमने रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये हमें कैसे पता चलेगा, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है। अब x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा ही लिख लो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y, चलो ये रहने ही दो, 2 कॉमन वाली बात रहने दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं फ्रॉम 1, इससे एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में लिखना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 2y, ठीक है। अब x को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 2। x की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, तो 8 इज इक्वल टू 12 हो सकता है, नहीं। या फिर इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, विच इज फॉल्स। माइनस 4 और 0 कभी इक्वल हुए हैं। ये सिचुएशन हमारे पास क्यों आई है, क्योंकि इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, नो कॉमन सोल्यूशन, ठीक है।
अगर इनका कोई कॉमन सोल्यूशन ही नहीं है तो मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल। ठीक है, लाइंस क्या है, पैरेलल। मतलब एक रेल ऐसी जा रही है, दूसरी भी ऐसी है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सोल्यूशन तभी निकलता ना, कोई भी सोल्यूशन होता, यहाँ पे देखो, सोल्यूशन तभी होता ना, या तो वो इंटरसेक्ट करती या कोइंसिडेंट करती। कोइंसिडेंट तो नहीं कर रही, इंटरसेक्ट वाली बात रह गई थी। अब ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, क्यों? अगर इंटरसेक्टिंग होती हमें पता चल जाता, एक सोल्यूशन आ जाता, लेकिन यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। लाइंस क्या है, पैरेलल। तो दीज रेल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब डू नॉट क्रॉस ईच अदर। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया? इसका ना एक और तरीका भी कर सकते हैं कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। मैंने आपको क्या बताया था एक लेक्चर में कि अगर दो लाइंस हैं, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, किया था ना हमने। वो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास एक सिचुएशन थी, क्या थी, कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कि अगर इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, ये सिचुएशन बननी चाहिए। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x, एक मिनट, हाँ ये थी, x+2y इज इक्वल टू 4, यही थी ना, x+2y इज इक्वल टू 4। और एक थी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। a1/a2 क्या है, 1/2। b1/b2 क्या है, 2/4। लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/2। ये तो इक्वल आ गई, पर ये था इंटरसेक्टिंग का केस। यही था ना, इंटरसेक्ट होने के लिए हमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट ये तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब रेल्स विल नॉट इंटरसेक्ट, विल नॉट क्रॉस ईच अदर। क्लियर? ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि जो मेथड चल रहा है उसी से ही करना है। इसमें तो कुछ मेंशन नहीं था कि सब्स्टिट्यूशन से बताओ या कैसे बताओ, ये हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। क्लियर? तो हमारे 3.2 में यही था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है एक, और एग्जाम्पल इतनी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।